नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2025 से 26 में अपनी सबसे बड़ी भर्ती योजना शुरू की है। इस भर्ती अभियान के तहत 55,000 से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने विभिन्न विभागों में स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, ग्रुप सी और डी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार राज्य की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबे समय से बिजली बिल के बोझ से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और साथ ही उनके पुराने बकाया बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। सारण जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। राजद और एनडीए ने दो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह महिला सशक्तिकरण का संकेत है और राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। मतदाताओं में भी इस बदलाव को लेकर उत्सुकता है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 40% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका एरियर भुगतान नवंबर के वेतन के साथ किया जा सकता है। इस फैसले से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनरों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। डीए बढ़ोतरी का मतलब यह है कि महंगाई के चलते कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता ज्यादा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपये है तो 50% डीए बढ़ने से उसे 15,000 रुपये का डीए मिलेगा। इससे महीने की कुल सैलरी में करीब 2,000 से 4,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है। मोकामा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी वीणा देवी और उनके पति सूरजभान सिंह करोड़पति हैं। वीणा देवी, जो 9वीं पास हैं, व्यवसाय से लगभग 7 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है और उन्हें सोने का शौक है। उनके पास 1.2 किलो सोना है। उनके पति के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। वीणा देवी ने आयकर विभाग को अपनी वार्षिक आय 31 लाख से अधिक बताई है। बिक्रम विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिद्धार्थ सौरव और कांग्रेस के अनिल कुमार समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अनिल कुमार, जो पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, और 20 अन्य के खिलाफ पटना एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली से आ रहे कांग्रेस नेताओं पर हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिक्रम से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ की संपत्ति 3 साल में 4 गुना बढ़ गई है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने संपत्ति का विवरण दिया है। उनके खिलाफ 7 आपराधिक मामले भी लंबित हैं, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पटना में धनतेरस और दीपावली के लिए सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। शहर के 194 महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखने की योजना बनाई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। पटना समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में हल्की गिरावट आई। मानसून की विदाई के साथ पछुआ का असर बना रहेगा। बिहार चुनाव में कुम्हरार से बीजेपी उम्मीदवार संजय की संपत्ति से ज्यादा उनकी पत्नी के पास है। संजय के पास 1 करोड़ 9 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1.57 करोड़ की संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास उनसे ज्यादा चल और अचल संपत्ति है। पटना उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस को जमानत दे दी है। उन पर ब्याडा के प्रबंध निदेशक रहते हुए एक कंपनी को अवैध रूप से जमीन आवंटित करने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार में आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी प्रत्येक सीट पर समीकरणों को साधने में लगी है, जिसके लिए सीटों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदाताओं तक पहुंचने और गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी एक विस्तृत रणनीतिक योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि चुनाव में सफलता सुनिश्चित की जा सके। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद नेता सरफराज आलम को जनसुराज में शामिल कराकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। किशोर ने दावा किया कि इससे राघोपुर में तेजस्वी यादव तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज 2025 के बिहार चुनावों में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए विधानमंडल दल ही मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। शाह ने स्पष्ट किया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण समाजवादी नेता बताया। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी के बाद महागठबंधन में संकट गहरा गया। राहुल गांधी के आश्वासन के बावजूद सीटों के बंटवारे पर असमंजस बना हुआ है। सहनी को 15 सीटें देने का प्रस्ताव है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनके गौड़ाबौराम से नामांकन दाखिल करने की संभावना है, जहां निषाद और पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक महत्वपूर्ण है। धोखा होने पर अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दी गई है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी का लक्ष्य इन उम्मीदवारों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना है। कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है और उसे जनता से समर्थन की उम्मीद है। पार्टी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक बसपा में शामिल हो गए हैं। रियाजुल पिछले चुनाव में बरौली से राजद के उम्मीदवार थे। बसपा ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है, जिसमें 40 नाम हैं। बसपा बिहार में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद ने आगामी चुनावों के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें लालू परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं। तेज प्रताप यादव का नाम गायब है, जबकि शिवचंद्र राम को तीसरा स्थान मिला है। शहाबुद्दीन के परिवार से हिना शहाब को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। पार्टी को इस सूची से चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भाजपा प्रत्याशी विजय मंडल एक विधायक होने के साथ साथ किसान भी हैं। उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती और वेतन है। उनकी कुल संपत्ति में कृषि भूमि शामिल है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अररिया जिले में एनडीए ने सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा और जदयू 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने विद्यासागर लरी, विजय कुमार मंडल और देवंती यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जदयू ने शगुफ्ता अजीम, अचमित रशिदेव और मंजर आलम को प्रत्याशी बनाया है। जनसुराज ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब महागठबंधन के प्रत्याशियों का इंतजार है। भाजपा नेता अजय कुमार झा को नरपतगंज से टिकट नहीं मिलने पर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। पहले नरपतगंज, फिर फारबिसगंज और अंत में जोकीहाट से लड़ने का वादा किया, पर टिकट नहीं दिया। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर सेवा की है। निराश होकर उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी जीवन लीला समाप्त करने का हक है। उनकी पत्नी ने उनके समर्थन में चुनाव लड़ने की बात कही। उत्तर कोयल नहर परियोजना में 40% काम पूरा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना से झारखंड और बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह परियोजना दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। संभावना है कि सभी दलों के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होने लगी है,
जिसको देखो वही अपने को सबसे बड़ा दावेदार बताकर मुंह फुलाने लगा है। कुछ तो ऐसे रुठे हैं जो मनाने को कतई तैयार नहीं। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे का घमासान भाजपा की भागलपुर इकाई में खुलकर देखने को मिल रही है। यहां सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक मैडम माया की चर्चा लोग बाग कर रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच भागलपुर जिले की सियासत इस वक्त बागियों की बतकही से गर्म है। टिकट बंटवारे के बाद एक बारगी नाराज नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी की उम्मीदों पर जाने अनजाने ताला लग गया। नतीजा यह कि अब बगावत का बिगुल कई विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बजने लगा है। कई बागियों ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी है। वे किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरपुर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में विरोध जारी है। नामांकन सभा में मनोज तिवारी को औराई के उम्मीदवार के खिलाफ नारों का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी ने मर्यादा में विरोध करने की अपील की। वहीं पारू से भाजपा विधायक रहे अशोक कुमार सिंह ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय नामांकन करने का फैसला किया है। रामसूरत राय के समर्थकों का विरोध जारी है। मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले हथियारों पर सख्ती की गई है। सदर थाने में 31 हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कदम चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बद्धा कदम है। सरकार हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 22 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिनमें केदार प्रसाद गुप्ता, कोमल सिंह और रमा निषाद शामिल हैं। सबसे अधिक नामांकन कुढ़नी और मुजफ्फरपुर से हुए। एनडीए की जनसभा में मनोज तिवारी ने 160 सीटें जीतने का दावा किया और एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान मंत्री केदार गुप्ता ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जो 5 साल में दोगुनी हो गई है। उनके पास अब 87 लाख की संपत्ति है। साथ ही 2 मुकदमे भी दर्ज हैं। राजद विधायक इजराइल मंसूरी की संपत्ति भी तिगुनी हो गई है और उनके ऊपर भी 2 मामले दर्ज हैं। दोनों नेताओं ने अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी। मुजफ्फरपुर में आईएनडीआई गठबंधन में भाकपा माले को एक भी सीट नहीं मिली। पिछले चुनाव में पार्टी ने औराई सीट से प्रत्याशी उतारा था। इस बार गायघाट और औराई दोनों सीटों पर दावेदारी की थी। भाकपा माले के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि गठबंधन में पार्टी को 18 सीटें मिली हैं, लेकिन जिले में कोई सीट नहीं मिली। पार्टी भाजपा जदयू गठबंधन को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। आजकल पुराने सिक्कों की मांग बहुत बढ़ गई है, खासकर अंग्रेजों के जमाने के सिक्के। इन दुर्लभ सिक्कों पर राजा रानी की तस्वीरें बनी होती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनकी नीलामी हो रही है और कुछ सिक्के तो लाखों रुपए में बिक रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भविष्य में इनकी कीमत और भी बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसके निहितार्थों का आकलन करने में लगे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर नए कैबिनेट सदस्यों के शपथ ग्रहण की अनुमति मांगी। बीजेपी ने 26 मंत्रियों की सूची जारी की है, जिनमें कई नए चेहरे शामिल हैं। जदयू की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आसमा परवीन टिकट कटने से नाराज होकर बागी हो गई हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस कदम से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अब देखना यह है कि इसका क्या परिणाम होता है। वैशाली में तेज प्रताप यादव के नामांकन के साथ
एक परिवार की राजनीतिक विरासत ने नया मोड़ लिया है। 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप ने यहां से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। अब दोनों भाई अलग अलग रास्तों पर हैं। तेज प्रताप ने महुआ से नामांकन किया, जबकि तेजस्वी ने राघोपुर से। नामांकन के दौरान तेज प्रताप अपनी दादी की तस्वीर साथ लेकर पहुंचे, जबकि तेजस्वी के नामांकन में पूरा परिवार शामिल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी और युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। राज्य में निवेश आकर्षित करने की योजना भी है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और बेरोजगारी कम करना है। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में देरी से कार्यकर्ताओं में असमंजस है। एनडीए और जनसुराज टिकट वितरण में आगे हैं, जबकि आईएनडीआईए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। भाजपा ने कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है, तो वहीं जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों का इंतजार है। बिहार में जनसुराज पदयात्रा के बीच प्रशांत किशोर पर कार्यकर्ताओं ने टिकट का झूठा वादा करके लाखों रुपये लेने का आरोप लगाया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी का गमछा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और किशोर पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया। नेताओं ने किशोर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें धोखेबाज बताया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जदयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा को फिर मौका मिला है, वहीं सुरसंड में पार्टी एक नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है। जदयू को दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, राजद समेत सभी विरोधियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद को विकास नहीं बुरका चाहिए, ताकि वे अपनी पहचान छिपा सकें। उन्होंने कहा कि मां जानकी, गौतम बुद्ध, महावीर, विद्यापति, राजेंद्र प्रसाद और जेपी की गौरवशाली धरती के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी डा. आलोक रंजन के नामांकन पश्चात पटेल मैदान में सभा को संबोधित किया। शिवहर के पूर्व विधायक शरफुद्दीन ने जनता दल यूनाइटेड जदयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर टिकट काटने का आरोप लगाते हुए छल करने की बात कही है। शरफुद्दीन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने अपने समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तय करने की बात कही है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जदयू ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने 2 बार की विजेता वीणा भारती का टिकट काटकर सोनम रानी को प्रत्याशी बनाया है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि सोनम रानी लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित रही हैं। सोनम रानी ने जनता की सेवा को अपना कर्तव्य बताते हुए आभार व्यक्त किया है। जदयू ने महिला नेतृत्व पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए त्रिवेणीगंज में राजनीतिक समीकरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। जनसुराज ने प्रदीप राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन में संशय बरकरार है। जदयू ने वीणा भारती की जगह सोनम सरदार को टिकट दिया है, जिससे महिला नेतृत्व पर पार्टी का भरोसा दिखता है। सबकी निगाहें जनता के फैसले पर टिकी हैं। सुपौल के परसाघड़ी उत्तर पंचायत का वार्ड नंबर 3 फसिया कोठी आज भी विकास से वंचित है। यहां बहने वाली सफा नदी लोगों के लिए काला पानी की सजा जैसी है। बरसात में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। पुल के अभाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित है। निवासियों को अब भी पुल का इंतजार है। किसानों को सस्ते दामों पर कृषि उपकरण खरीदने के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन होगा और उन्हें परमिट मिलेगा। इस योजना में 90 तरह के उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। एक समय लालू यादव अपनी भाषण कला के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक चुनावी रैली में आचार संहिता उल्लंघन के कारण उनसे माइक छीन लिया गया। चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद यह कार्रवाई हुई। मामला अभी भी अदालत में है और लालू यादव इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं। इस घटना के बाद भी
मामले की सुनवाई जारी है। सारण के नया गांव से हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर मेला की तिथि को लेकर धार्मिक न्यास और प्रशासन में मतभेद है। महंत भगवान राम ने 1 नवंबर को मेला शुरू करने का अनुरोध किया है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि यह मेला आस्था का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के कारण संभावित तिथि 9 नवंबर तय की जा रही है। बाबा ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। सारण में खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों ने 40 साल पुराने तरीके को अपनाया है। वे अपने खेतों में भेड़ों को चरा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है और खाद की जरूरत कम हो रही है। किसानों का मानना है कि यह तरीका खाद की महंगाई से निपटने में मददगार साबित होगा और भेड़ पालकों को भी इससे लाभ होगा। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। हलफनामे के अनुसार उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके बैंक खाते में 20 लाख से अधिक की राशि जमा है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 6.65 करोड़ का निवेश किया है। लांडे पर 2.5 करोड़ का होम लोन भी है। उनकी पत्नी ममता शिवदीप लांडे एक बिजनेस वुमेन हैं और उनके पास 100 ग्राम सोना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मौर्य ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उसे रोकने वाले सत्ता से बाहर हो गए। उन्होंने लोगों से एनडीए समर्थित प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा शामिल हैं। दरभंगा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। मधुबनी और दरभंगा में कोई यादव उम्मीदवार नहीं है, जबकि समस्तीपुर में एक यादव उम्मीदवार है। एनडीए ने सवर्णों को 35% टिकट दिए हैं। भाजपा और जदयू ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया है। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। पहली सूची में कई अनुभवी चेहरों को मौका नहीं मिला, जबकि मैथिली ठाकुर जैसे युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी का लक्ष्य हर जिले में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना है, जिसके चलते कुछ पुराने नेताओं को मौका नहीं मिल पाया। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायक निरंजन मेहता ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। उनके पास 1,50,00,000 रुपये की संपत्ति है, जिसमें 5 शौचालय, 1 गोदाम और 24 एकड़ जमीन शामिल है। उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दिया और सार्वजनिक रूप से संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कही। मधेपुरा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को टिकट देकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी यादव उम्मीदवार उतारकर राजद के समीकरण को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है। मधेपुरा में जदयू ने इस बार यादव बहुल सीट पर अति पिछड़ा वर्ग की कविता साहा को टिकट देकर नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। यह पहली बार है कि किसी प्रमुख दल ने गैर यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। एनडीए में स्थिति स्पष्ट है। जदयू 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि महागठबंधन में अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मधेपुरा में पहली बार किसी दल ने महिला को प्रत्याशी बनाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में बुधवार को अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, सूर्यगढ़ा के निवर्तमान विधायक प्रहलाद यादव आदि मौजूद रहे। विजय सिन्हा के नामांकन के बाद जनसभा हुई। एनडीए के दिग्गज नेताओं ने रोड शो भी किया। राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने रूपौली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। 5 बार विधायक रह चुकी बीमा भारती ने हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके अनुसार उनके पास 3,95,00,000 रुपये की चल अचल संपत्ति है। उनके पास कई गाड़ियां और हथियार भी हैं। उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें से किसी में भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। रूपौली विधानसभा क्षेत्र में फिर चुनावी माहौल है। पिछले उपचुनाव जैसा ही परिदृश्य है, लेकिन इस बार जनसुराज भी मैदान में है।
जदयू ने कलाधर मंडल और राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है। शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीमा भारती का राजनीतिक सफर 2000 में शुरू हुआ था और वे कई बार विधायक रह चुकी हैं। इस बार देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। कस्बा विधानसभा सीट से हम के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने संतोष मांझी पर टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यादव ने कस्बा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकल्प लिया और क्षेत्र के विकास का वादा किया। उन्होंने बाहरी प्रत्याशी का विरोध करने की चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसके निहितार्थों का आकलन करने में लगे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। डेस्क पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आज पहले चरण के नामांकन का 8वां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। किशनगंज में चुनावी सतर्कता के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 22.575 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान में यह बरामदगी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की प्रतिबद्धता जताई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, छोटे ओवैसी, गुरुवार को किशनगंज की अदालत में पेश हुए। छोटे ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया था। तब छोटे ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोलते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी थी। इससे पहले भी छोटे ओवैसी कई बार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। गोपालगंज के हथुआ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार पासवान 2017 के हत्या के प्रयास मामले में वांछित थे और अदालत के समन की अवहेलना कर रहे थे। माले नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। बिहार चुनाव में विरासत की राजनीति एक बार फिर से सर चढ़कर बोल रही है। क्या एनडीए और क्या महागठबंधन? जहां देखो वहीं विरासत वाले प्रत्याशी नजर आ जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी की बेटी को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर की गायघाट विधानसभा सीट से कोमल सिंह को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कोमल सिंह का ये पहला चुनाव नहीं है। तो आइए जानते हैं कोमल सिंह और उनके माता पिता के बारे में। देश भर के यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक बड़ी सौगात लेकर आ रही है। 18 अक्टूबर 2025 से भारतीय रेलवे 20 नई ट्रेनें शुरू करने जा रही हैं, जिनकी टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा सुगम हो सके। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इन नई ट्रेनों में वंदे भारत, अमृत भारत और स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनें शामिल की गई हैं। साथ ही टिकट बुकिंग के नए नियमों को भी लागू किया गया है, जिससे बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। आज भारतीय बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 54,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। यह बीते हफ्ते की तुलना में लगभग 700 रुपये की गिरावट दर्शाता है। वहीं चांदी की कीमत भी अब 70,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है, जो 800 रुपये की कमी को दिखाती है। देश भर के प्रमुख शहरों में अलग अलग दाम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सोना अब 1% तक सस्ता हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें कम होने से घरेलू बाजार में भी इसका असर पड़ा है। अगर आप शादी या निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे सही मौका हो सकता है।